Good morning, students. This is KN Study Point. I am Preeti ma'am, and I am here to help you in your preparation of TGT English. Thank you. Now, let's start the class. पिछली क्लास में हमने टर्म्स, फॉर्म्स एंड मूवमेंट के बारे में पढ़ा और आज के क्लास में हम इन्हें आगे बढ़ाएंगे। तो पहला जो आपका टर्म है अवांट ग्रेट, ध्यान से पढ़ेंगे। अवांट ग्रेट, द आइडियाज दैट आर समथिंग सरप्राइजिंग और शॉकिंग। ये कुछ ऐसे आइडियाज होते हैं जो थोड़े सरप्राइजिंग होते हैं और शॉकिंग होते हैं। तो सरप्राइजिंग और शॉकिंग वो होता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड चीज हमें कभी भी सरप्राइज्ड नहीं करती। तो ऐसे आइडियाज जो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे आइडियाज जो हमारे लिए बहुत न्यू होते हैं या हमने उन्हें एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, सरप्राइजिंग या शॉकिंग होते हैं, उन आइडियाज को अवांट ग्रेट बोलते हैं। द एडवांस ग्रुप इन द लिटरेरी आर्ट्स whose works are characterized by chiefly by unorthodox and experimental methods। तो ऐसा एडवांस ग्रुप है लिटरेरी आर्ट्स का जिनके जो वर्क्स हैं वो कैरेक्टराइज किए जाते हैं चीफली बाय अनऑर्थोडॉक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। शॉर्ट में हम ये समझेंगे कि कुछ ऐसे मेथड्स थे जो बहुत पहले से चले आ रहे थे, ऑर्थोडॉक्स थे, पुराने तरह के थे, परंपरागत थे, ट्रेडिशनल थे। तो उनसे हट के जब कुछ नए आइडियाज आए, कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स आए, तो ये आइडियाज लोगों के लिए सरप्राइजिंग थे, शॉकिंग थे, अनएक्सपेक्टेड थे। एंड दैट ग्रुप, दैट एडवांस ग्रुप इन द लिटरेरी आर्ट इज कॉल्ड अवांट ग्रेट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एक्सियन, a rule or principle that most people believe to be true। एक ऐसा रूल, एक ऐसा सिद्धांत जिसको ज्यादातर लोग सत्य मानते हैं, वो होता है एक्सियन। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यानी कि ग्रामर की क्लास में भी आपका ये एक्सियन बहुत पूछा जाता है, आप लर्न कर लीजिए। एक ऐसा रूल, एक ऐसा प्रिंसिपल जिसको ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये बात सही होती है, दैट्स कॉल्ड एक्सियन। नेक्स्ट पॉइंट, बैलेड। आप सबने पढ़ा होगा, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में आप पढ़ेंगे ये बैलेड। इट्स अ सॉन्ग ट्रांसमिटेड ओरली। ये कैसा सॉन्ग होता है जो ओरली ट्रांसमिट होता है, विच टेल्स अ स्टोरी कॉल्ड बैलेड। और ये एक स्टोरी को नरेट करता है, बताता है, जिसे बैलेड कहते हैं। और ट्रेडिशनली जो बैलेड होते हैं, इट हैज अ फोर लाइन स्टैंजा। 4 लाइन स्टैंजा होता है और राइम स्कीम इसकी क्या होती है, ए बी सी डी, यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन अलग होती हैं, चारों डिफरेंट होती हैं। या ए बी यानी पहली और तीसरी एक जैसी होती है और दूसरी और चौथी एक जैसी होती है। तो ए बी सी डी का मतलब चारों लाइन की राइम डिफरेंट होगी। और ए बी का मतलब हुआ कि फर्स्ट एंड थर्ड आर द सेम एंड सेकेंड एंड फोर्थ आर द सेम। नेक्स्ट, बैथोस। आपने पढ़ा होगा पैथोस। पैथोस होता है आपका सोरोफुल होना, बहुत करुणा भरा होना, बहुत दुखी होना। तो बैथोस ये थोड़ा डिफरेंट है। बैथोस इज अ ग्रीक वर्ड मीनिंग डेप्थ। ये एक ग्रीक वर्ड है। एक इनफैक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो बैथोस है, इस वर्ड है, इसकी जो ओरिजिन है वो किस वर्ड से है। तो बैथोस की ओरिजिन जो है वो ग्रीक वर्ड से है, ठीक है। अब इसका ग्रीक वर्ड जो है बैथोस, इसका मीनिंग होता है डेप्थ और अ चेंज फ्रॉम सीरियस टू अ डिसअपॉइंटिंग सबलाइम टू रिडिक्यूल। जब किसी को, किसी टॉपिक को सीरियस से हम वापस लाकर डिसअपॉइंटिंग या सबलाइम से रिडिक्यूल में ले आते हैं, सीरियस से डिसअपॉइंटिंग में लाते हैं, ये सबलाइम से रिडिक्यूलस बना देते हैं, दैट्स कॉल्ड बैथोस। आप जब कॉमेडीज पढ़ेंगे, विलियम शेक्सपियर की या जो अदर कॉमेडीज पढ़ेंगे, तो उसमें बैथोस का बहुत यूज किया गया है। बैथोस का आप सिंपल से क्या समझेंगे बेटा, देखिए आप इसको समझेंगे, यहां से ये लिखा हुआ है आपका सीरियस टू डिसअपॉइंटिंग, ठीक है। तो ये इस लाइन को आप समझ लेंगे, जहां पे सीरियस लिखा हुआ है, सीरियस टू डिसअपॉइंटिंग, सीरियस टू डिसअपॉइंटिंग, सबलाइम टू रिडिक्यूल, ठीक है। सीरियस टू डिसअपॉइंटिंग एंड सबलाइम टू रिडिक्यूल। सबलाइम आपका होता है जो बहुत ही जेन्युइन होता है, और रिडिक्यूल होता है आपका जो हास्यप्रद होता है, रिडिकुलस होता है, या थोड़ा घृणित होता है, ठीक है। तो बैथोस में हम सीरियस टू डिसअपॉइंटिंग, बस एक इस वर्ड को आप लर्न कर लीजिए अच्छी तरह से। जब कोई भी आपका जो टॉपिक है, कोई जो आपका, जहाँ पे आपकी जो एक फीलिंग्स होती है वो सीरियस टू डिसअपॉइंटिंग जाएंगी या सबलाइम टू रिडिक्यूल जाएंगी, तो बैथोस होगा।
नेक्स्ट पॉइंट, blank verse, an iambic pentameter, 5 stress iambic verse in its unrhymed form most frequently used in epic and reflective verse. ध्यान से समझिए, blank verse जैसा कि नाम है कि ये blank verse है। वर्स बोले तो पोइट्री, और पोइट्री की जो जान होती है, जो पोइट्री की सोल होती है, वो क्या होती है? वो राइम होती है। आप ध्यान से समझे, अगर कहीं पे राइम नहीं है तो हम उसको जनरली उसको पोइट्री नहीं मानते हैं। ठीक है, वर्ड्स की जो एक पहली क्वालिटी होती है वो राइम होती है, क्योंकि जब हम प्रोज लिखते हैं या प्रोज को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वो अनराइम्ड होता है, लेकिन पोइट्री हमेशा राइम्ड होती है। तो वर्ड्स भी ब्लैंक होती है, ये भी इसका एक फॉर्म है। ब्लैंक वर्ड्स नाम की भी चीज एग्जिस्ट करती है, आपने बहुत पढ़ा होगा। तो ये कैसा हुआ? पहला तो आप ये वर्ड याद रखिए कि अगर ब्लैंक वर्ड्स है तो अनराइम्ड होगा। ठीक है, अनराइम्ड, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर ब्लैंक का मतलब खाली और वर्ड्स का मतलब पोएम, ये वर्ड्स ब्लैंक है। किस तरह की वर्ड्स है? ब्लैंक है, इट मीन्स कि वर्ड्स ही नहीं है। हालांकि ब्लैंक वर्ड्स का एक फॉर्म है, लेकिन लर्न करने के लिए आप इसको इस वर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर ब्लैंक वर्ड्स है तो इट मीन्स कि ये अनराइम्ड होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये एक एम्बिक पेंटामीटर है, और पेंटामीटर का मतलब होता है 5, पेंटा से 5 आपको याद रखेंगे हमेशा। तो आप ये लर्न कर लीजिए कि एम्बिक पेंटामीटर और 5 स्ट्रेस एम्बिक वर्ड्स, ये आप लर्न कर लीजिए। 5 याद कर लीजिए, पेंटा से आपको 5 याद रहेगा। अगर आपको एम्बिक पेंटामीटर लर्न है तो मेरे हिसाब से आपको आगे नहीं लर्न करने की आवश्यकता है। अगर एम्बिक पेंटामीटर है तो 5 स्ट्रेस एम्बिक वर्ड्स ही होंगे। तो ब्लैंक वर्ड्स एक ऐसी वर्ड्स है जो अनराइम्ड होती है और एम्बिक पेंटामीटर होती है, और मोस्ट फ्रीक्वेंटली इसे कहाँ यूज करते हैं? एपिक में, यानी महाकाव्य में। जैसे आपने पढ़ा पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन की, ये एपिक है, इसमें ब्लैंक वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। एंड रिफ्लेक्टिव वर्ड्स, और ये रिफ्लेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट, बर्लेस्क। Burlesque, a theatrical performance or piece of writing which tries to make something ridiculous by presenting it in a humorous way. अब देखिए, बर्लेस्क एक टाइप का निगेटिव टर्म ही है, एक थेरेटिकल परफॉर्मेंस है। थेरेटिकल परफॉर्मेंस बोले तो जो थिएटर में लाइव परफॉर्म किया जाता है उसको बोलते हैं थेरेटिकल परफॉर्मेंस। तो ये एक थेरेटिकल परफॉर्मेंस भी हो सकती है, एक पीस ऑफ राइटिंग भी हो सकती है, जिसमें किसी भी चीज को रिडिक्यूलस बनाया जाता है बाय प्रेजेंटिंग इट इन अ ह्यूमरस वे। यानी यहाँ पे भी सीरियस या बहुत ग्रांड वे में या बहुत ही रॉयल वे में नहीं, या में नहीं प्रस्तुत करते हैं, बल्कि उसे रेडिक्यूलस बनाकर प्रस्तुत करते हैं ह्यूमरस वे में। तो मोस्टली कॉमेडीज में आप बर्लेस्क का यूज भी आप देख सकते हैं। तो बर्लेस्क से आप याद कैसे रखेंगे भाई? बर्लेस्क में आप इतना याद रखेंगे, रिडिक्यूलस यानी कि मेकिंग समथिंग रेडिकुलस, किसी चीज को रेडिकुलस बनाना, बाय क्या? प्रेजेंटिंग इट इन अ ह्यूमरस वे। अगर हम ह्यूमरस वे में यूज करें, देखिए ह्यूमरस वे में कभी भी बहुत ही सीरियस चीज को प्रेजेंट नहीं किया जाता। सीरियस चीज तो सीरियस होती है। तो अगर कोई टॉपिक बहुत ही ग्रांड है, बहुत ही रॉयल टॉपिक है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई इश्यू हो सकता है, तो अगर उसे रिडिकुलस बना के प्रस्तुत किया जा रहा है, ह्यूमरस वे में प्रस्तुत किया जा रहा है, दैट्स कॉल्ड बर्लेस्क। नेक्स्ट, बॉर्जियस ड्रामा। अब नाम से पता चल रहा है कि इट इज अ टाइप ऑफ ड्रामा। बॉर्जियस ड्रामा इज अ टाइप ऑफ ड्रामा, क्योंकि ड्रामा इसके साथ में आ रहा है। तो बॉर्जियस ड्रामा इज अ टर्म, एक ऐसा टर्म है अप्लाइड बाय थिएटर क्रिटिक्स एंड स्कॉलर्स। जो थिएटर के क्रिटिक्स होते थे, जब थिएटर होते थे, आपने पढ़ा होगा, जब थिएटर होते थे, जैसे प्ले के क्रिटिक्स होते हैं, पोएम के क्रिटिक्स होते हैं, नॉवेल्स के क्रिटिक्स होते हैं, वैसे थिएटर के भी क्रिटिक्स होते थे। तो जो थिएटर क्रिटिक्स थे या स्कॉलर्स थे, उन्होंने इस टर्म को अप्लाई किया, यूज किया टू प्ले अबाउट बॉर्जियस पीपल। जो आपका मिडिल क्लास पर्सन होते थे, बॉर्जियस पीपल होते थे, उनके बारे में कुछ प्ले करने के लिए। एंड इट वाज स्टेबलाइज्ड इन 18th सेंचुरी, और 18th सेंचुरी में इसे स्टेबलाइज किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, कैकोफोनी। इसको आप वैसे ही भी याद रखेंगे। आप देखिए, मैं आपको इसमें एक वर्ड आपको बताने जा रही हूँ, ये लिखा है कैको। इंग्लिश लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा 2 वर्ड, एक तो आपने पढ़ा होगा CALLI कैली, और एक होता है CACO कैको। तो कैली का मतलब होता है, जो कैली वर्ड है, इसका मतलब होता है गुड।
और जो कैली वर्ड होता है, कैली का मतलब होता है बैड। तो जब भी कैली वर्ड आएगा तो हमेशा गुड सेंस होगा, कैको वर्ड आएगा तो बैड सेंस आएगा। इसे मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आएगा कैलीग्राफी तो हो जाता है, कैलीग्राफी क्या है, ग्राफी मतलब कि कुछ ग्राफ करना, कुछ राइट करना, कुछ बनाना, तो कैलीग्राफी होता है गुड हैंड राइटिंग एंड कैकोग्राफी बैड हैंड राइटिंग। इसी तरह से अगर कैकोफोनी है तो बैड फोनी, फोनी बोले तो साउंड, तो कैकोफोनी बैड साउंड, हार्श साउंड, यानी जो अगली साउंड होता है, बहुत लाउड होता है, जिसके वर्ड्स अनप्लेजेंट होते हैं या साउंड अनप्लेजेंट होता है, बहुत ही हार्श होता है, कठोर होता है, एक ऐसी ध्वनि जो सुनने में हमें अच्छी नहीं लगती, हमारे दिल को प्रसन्न नहीं करती, हमारे हृदय को प्रसन्न नहीं करती, बल्कि हमें वो बहुत कष्ट पहुंचाती है, एक ऐसा शोर शराबा। ठीक। और अगर इसकी जगह कैको की जगह कैली होता, कैलिफोनी, तो कैलिफोनी एक ऐसा साउंड है जो बहुत ही प्लीजेंट होता है, बहुत ही माइल्ड होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, जो हमें सुख प्रदान करता है। कैसा साउंड, जो गुड साउंड होता है, जो हमें सुख प्रदान करता है, दैट्स कॉल्ड कैलिफोनी। एंड कैकोफोनी क्या हो गया, उल्टा। तो इसको आप इस स्लाइड को देख करके भी जो 29 नंबर पे लिखा हुआ है कैकोफोनी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन कैली और कैको दोनों को आप इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपको आगे के लिए बातें क्लियर हो जाए, और कभी भी आपका कैली या कैको से रिलेटेड आएगा तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए इसको मैंने रफ कर दिया है। चलिए अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कैजुरा, इट इज अ पाउस नियर द मिडिल ऑफ अ लाइन ऑफ पोइट्री। जो भी लाइन होती है पोइट्री की, उसके मिडिल में एक पाउस होता है, ऑफन मार्क्ड बाय पंक्चुएशन। पंक्चुएशन आपने पढ़ा होगा, पंक्चुएशन के मार्क के लिए ही लगाया जाता है, तो वो जो पाउस होता है वो एंड में नहीं होता है, नियर द मिडिल ऑफ अ लाइन ऑफ पोइट्री, पोइट्री की लाइन के मिड में एक पाउस होता है, उस पाउस को कैजुरा कहते हैं। तो कैजुरा को सिंपल याद रखना कि कैजुरा एक स्टॉप होता है, एक प्रकार का पाउस होता है, बस एक ही शब्द को आपको इसमें याद रखना है। वो शब्द आपका कौन सा है भाई, पाउस। बस एक सिंपल सा आप वर्ड याद रखेंगे, कैजुरा से पाउस, तो पूरी चीजें आपको ऑटोमेटिक जो है रिलेट हो जाएंगी। कैजुरा बोले तो पाउस, इट्स अ पाउस नियर द मिडिल ऑफ लाइन ऑफ पोइट्री एंड ऑफन मार्क्ड बाय पंक्चुएशन। नेक्स्ट कैजुरी। अब कैजुरी क्या है, ये देखिए मिलता जुलता है कैजुरा और कैजुरी, लेकिन आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आप इसको मिक्स नहीं करेंगे। इट इज अ स्टाइल ऑफ शॉर्ट इनफॉर्मल एसेज, एक ऐसा स्टाइल है जिसमें शॉर्ट यानी छोटे इनफॉर्मल एसेज होते थे, मोस्टली अननोन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड। आप समझिए ये इनफॉर्मल एसेज है, बहुत छोटे छोटे ऐसे एसेज होते थे, निबंध होते थे जो अननोन होते थे, यानी बहुत ज्यादा फेमस नहीं होते थे, लोग उनके बारे में बहुत जानते नहीं थे इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड में, यानी कि ये बहुत ही रेपुटेड नहीं होते थे, इनका कोई फेम नहीं होता था। इस तरह के कुछ शॉर्ट इनफॉर्मल एसेज होते थे, उनकी जो स्टाइल है दैट्स कॉल्ड कैजुरी। कैजुरा स्टॉप है एंड कैजुरी इज अ स्टाइल ऑफ शॉर्ट इनफॉर्मल एसेज। ओके, नाउ कैरोल। कैरोल आपका एक सॉन्ग होता है, इट्स अ क्रिश्चियन रिलीजियस सॉन्ग। ये क्रिश्चियन का एक रिलीजियस सॉन्ग है, संग एट क्रिसमस, जो कि क्रिसमस के टाइम पे गाते हैं। जैसे हिंदू रिलीजन में होते हैं बहुत सारे ऐसे सॉन्ग होते हैं जो किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल पे, किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे गाते हैं, उसी तरह से कैरोल एक ऐसा सॉन्ग होता है जो क्रिश्चियन का रिलीजियस सॉन्ग है। इट इज मोस्टली संग एट क्रिसमस। कैरोल क्रिसमस दोनों को सी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। कैरोल एक सॉन्ग है जो कि क्रिसमस पे गाया जाता है। अब क्रिसमस पे गाते हैं तो बट नेचुरल बात है कि ये क्रिश्चियन रिलीजियस सॉन्ग ही होगा। नेक्स्ट Celtic. It is connected with the Celts or their language. It is an Irish phenomenon. ये आप एक आयरिश फिनोमिनन है। आयरिश का मतलब आयरलैंड से बना हुआ है, एक आयरिश फिनोमिनन है, और ये किससे कनेक्ट है, सेल्ट से या उनकी लैंग्वेज से। नेक्स्ट कैथारसिस। कैथारसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन प्लेज। प्लेज में ये बहुत, जब आप प्लेज पढ़ते हैं, ड्रामा पढ़ते हैं, फॉर्म ऑफ ड्रामा, तो आप कैथारसिस पढ़ेंगे। इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थ्रू प्लेज अराउज्ड बाय द एक्शंस ऑफ ट्रेजिक हीरो। ट्रेजेडी में कैथारसिस आता है, अच्छे से समझ लीजिए, एक प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जब आप अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को रिलीज करते हैं थ्रू प्लेज, प्लेज के द्वारा, अराउज्ड बाय द एक्शंस ऑफ अ ट्रेजिक हीरो। जो ट्रेजिक हीरो होता है, हीरो जिसके साथ ट्रेजेडी होती है, उसके जो भी एक्शंस होते हैं
उन एक्शंस के थ्रू उसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रिलीज होती हैं, बाहर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैकबेथ का एग्जांपल लीजिए। मैकबेथ वाज ए ट्रेजिक हीरो। मैकबेथ भी एक ट्रेजिक हीरो है बिकॉज जो मैकबेथ है वो विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक है और उसका हीरो मैकबेथ है, तो मैकबेथ हुआ ट्रेजिक हीरो। अब ट्रेजिक हीरो के एक्शन की बात की जाए, मैकबेथ बहुत ही महत्वाकांक्षी था, बहुत ही ओवर एम्बिशियस था। एम्बिशियस नहीं, ही वाज नॉट ओनली एम्बिशियस बट ही वाज ओवर एम्बिशियस। तो उसके जो एक्शंस होते हैं उसमें उसकी जो एम्बिशंस है, जो उसकी फीलिंग्स है, वो सब रिलीज हो रही होती है, बाहर आ रही होती है। तो आप इतना लर्न कर लेंगे कि जब किसी भी ट्रेजिक हीरो की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रिलीज होती हैं उसके एक्शंस के द्वारा, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कैथारसिस। ठीक है। और वैसे अपार्ट फ्रॉम दिस, हम कैथारसिस को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति के मन में कोई ऐसे भाव होते हैं, कोई ऐसी फीलिंग होती है जो बाहर नहीं आ रही होती है और अंदर होती है, लेकिन किसी न किसी इवेंट के थ्रू, किसी कैरेक्टर के थ्रू, किसी प्ले के थ्रू, किसी डायलॉग्स के थ्रू, यानी कि थ्रू एनीथिंग, जब वो फीलिंग्स बाहर आती हैं, रिलीज होती हैं, दैट्स कॉल्ड कैथारसिस। एंड कैथारसिस एक प्रकार का रिलीफ देता है उस पर्सन को जिसकी भी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं वो रिलीज होती हैं। तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ठीक है। अब लास्ट में आप ये बात भी लर्न कर लेंगे कि बाय द एक्शंस ऑफ ट्रेजिक हीरो। तो जो इसका मेन मीनिंग है बेटा वो आपका सिर्फ इतना ही है, रिलीजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इतना आप लर्न कर लीजिए। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। किससे कनेक्ट करेंगे सीधे सीधे इसको? कैथारसिस से। अगर आप इतना इसको रिलेट कर लेंगे, कैथारसिस मीन्स रिलीजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स किसकी है? एक ट्रेजिक हीरो की। कैसे? प्ले के थ्रू, एक्शंस के थ्रू। ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कॉविनिज्म। कॉविनिज्म क्या होता है? इट्स एन अनरीजनेबल एंड एग्रेसिव बिलीफ दैट योर ओन कंट्री इज बेटर देन ऑल अदर्स। एक प्रकार का आपका जैसे बोलते हैं बहुत ही पैट्रियोटिक पर्सन है। तो पैट्रियोटिक में भी एक प्रकार का वही पर्सन होता है, ही लव्स हिज कंट्री बेटर देन एंड ही फील्स दैट हिज कंट्री इज बेटर देन एनी अदर कंट्री। बट एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि अपनी कंट्री को प्यार करना और दूसरे की कंट्री को ये सोचना कि ये अच्छी नहीं है, या उसे नफरत करना, या उसे एग्रेशन के मूड से उसे कंसिडर करना या सोचना, ये पैट्रियोटिज्म में नहीं आता है, ये कॉविनिज्म में आता है। कम्युनिज्म में और पैट्रियोटिज्म में एक ही फर्क है कि पैट्रियोटिज्म में व्यक्ति अपनी कंट्री को लव करता है लेकिन वो दूसरी कंट्री को हेट नहीं करता है। लेकिन कम्युनिज्म थोड़ा सा कट्टर है, कट्टर फीलिंग है। इट इज एन अनरीजनेबल, एक अनरीजनेबल बिलीफ है, यानी कि इट हैज नो रीजन बिहाइंड इट, इसके बिहाइंड में कोई रीजन नहीं है। और ये एक एग्रेसिव बिलीफ है दैट योर ओन कंट्री इज बेटर देन ऑल अदर्स, कि आपकी अपनी कंट्री सारी कंट्री से बेटर है। इस तरह का बिलीफ रखना, इस तरह का एक एग्रेसिव बिलीफ रखना, इस तरह का एक अनरीजनेबल बिलीफ रखना, दैट इज कॉल्ड कॉविनिज्म। Next point, classicism. It was very popular in Europe in the 18th century. 18th century में classicism बहुत popular हुआ. It is a style of art and literature that is simple and elegant. ये बहुत ही simple और बहुत ही elegant style थी art and literature की, based on, और ये किस पर based थी? On the style of ancient Greek and Rome. जो हमारे प्राचीन ग्रीक और रोम के जो स्टाइल थी, जो उनका साहित्य था, उसी पर आधारित था क्लासिसिज्म, एंड इट वाज वेरी पॉपुलर इन यूरोप इन द 18th सेंचुरी। तो इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो आप कैसे याद करेंगे? सिंपल एंड एलिगेंट। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल और एलिगेंट थी। नेक्स्ट, ड्रामा, द फॉर्म ऑफ कंपोजिशन डिजाइन फॉर परफॉर्मेंस इन द थिएटर। आप सभी जानते हैं कि किसी भी टाइप का अगर कंपोजिशन है जिसको पर्टिकुलर डिजाइन किया गया है परफॉर्म करने के लिए थिएटर में, दैट्स कॉल्ड ड्रामा। नेक्स्ट पॉइंट, poetic drama. It's a type of drama. Poetic drama. It's a type of drama in which the dialogue is written in verse, usually blank verse, and in French 12 syllable line. ये एक प्रकार का ड्रामा है जिसमें डायलॉग्स को वर्स में लिखा जाता है। देखिए, अगर पोइटिक ड्रामा है तो ड्रामा है, यह बात आप समझ लीजिए। बट अगर पोइटिक ड्रामा है तो कहीं ना कुछ ऐसा होगा जिसे वर्सिफिकेशन किया गया होगा, यानी कि पोइट्री में लिखा गया होगा, वर्ड्स का यूज किया गया होगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं
इस तरह के ड्रामा में जिनमें ब्लैंक वर्ड्स का यूज करते हैं। अभी आपने पहले भी पढ़ा था कि ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है, ये वर्ड्स होता है जो अनराइम्ड होता है और आइम्बिक पेंटामीटर इनकी 5 सिलेबल्स का यूज करते हैं। एंड इन फ्रेंच 12 सिलेबस लाइन, और यहाँ पे फ्रेंच 12 सिलेबस लाइन्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा टाइप का ड्रामा जिसमें डायलॉग्स को यूजुअली ब्लैंक वर्ड्स में लिखा जाता है और फ्रेंच 12 सिलेबल लाइन्स में लिखा जाता है, दैट्स कॉल्ड पोएटिक ड्रामा। नाउ सेंटिमेंटल ड्रामा और कॉमेडी और ड्रामा ऑफ सेंसिबिलिटी। देखिए यहाँ पे 3 नाम दिए हुए हैं लेकिन एक ही बात की गई है, सेंटिमेंटल ड्रामा भी वही है, या कॉमेडी ये ड्रामा ऑफ सेंसिबिलिटी। कॉमेडी का मतलब यहाँ पे ह्यूमर से नहीं है, लॉफिंग से नहीं है, हंसने से नहीं है। ठीक है, थोड़ा सेंस समझिए। दिस इज अ सिंपलिस्टिक फॉर्म ऑफ कॉमेडी, ये कॉमेडी का एक ऐसा सबसे सरल फॉर्म है एक्सटोलिंग द वर्च्यूज ऑफ फैमिली लाइफ विद अ स्ट्रेस ऑन हाउ गुडनेस इज रिवॉर्डेड। इसमें किसी भी कोई भी एक फैमिली लाइफ के वर्च्यूज को दिखाते हैं एक स्ट्रेस के साथ में कि कैसे गुडनेस को रिवॉर्ड किया जाता है, यानी छोटे छोटे जो वर्च्यूज हैं फैमिली मेंबर्स के, जैसे एक दूसरे के प्रति फेथफुलनेस है, ये भी एक, या फिर ट्रूथफुलनेस है, तो या फिर ऑनेस्टी है, या भी किसी प्रकार का कोई डिवोशन है एक दूसरे के प्रति, जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके प्रति एक दूसरे का उनका आपस में जो डिवोशन है, तो इस तरह के जो वर्च्यूज को जब एक्सटोल किया जाता है बहुत ही सिंपलिस्टिक फॉर्म है, then that form of comedy is called sentimental drama। सेंटिमेंटल से याद रखेंगे, सेंटिमेंट्स होते हैं, एंड कॉमेडी सिंपल कॉमेडी है, एंड ड्रामा ऑफ सेंसिबिलिटी, इससे भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हीरोइक ड्रामा। हीरोइक ड्रामा से आप बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेंगे जॉन ड्राइडन। ठीक है, जॉन ड्राइडन was formulated and wrote the heroic drama in the 1670s। तो जॉन ड्राइडन का नाम आप सीधे से कभी कभी आपको मैचिंग में भी क्वेश्चन आता है हीरोइक ड्रामा से, जॉन ड्राइडन को आप सीधे कनेक्ट कर लीजिए। तो जॉन ड्राइडन वाज फॉर्मुलेटेड एंड रोट द हीरोइक ड्रामा इन 1670s, सन भी लर्न कर सकते हैं। हीरोइक ड्रामा इज अ टाइप ऑफ प्ले, ये किस तरह का प्ले था, पॉपुलर ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड, जो रेस्टोरेशन पीरियड में बहुत पॉपुलर हुआ था इंग्लैंड में, डिस्टिंग्विश्ड बाय बोथ इट्स वर्ड्स स्ट्रक्चर एंड इट्स सब्जेक्ट मैटर। दो चीजों से ये बिल्कुल डिस्टिंग्विश था, इसका वर्ड्स स्ट्रक्चर और इसका सब्जेक्ट मैटर। अब हम जब इसकी डिटेल पढ़ेंगे हीरोइक ड्रामा, जब हम टाइप्स ऑफ ड्रामा पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसको इतना पढ़ेंगे कि जॉन ड्राइडन इसे फॉर्मुलेट किया था और 1670s में हीरोइक ड्रामा इन्होंने लिखा था, और ये रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ। ठीक है ना, क्लोज्ड ड्रामा, इट इज इंटेंडेड बाय द ऑथर टू रीड रेदर देन टू बी परफॉर्म। जैसे अभी हमने पढ़ा था ड्रामा क्या है, तो ड्रामा एक ऐसा कंपोजिशन होता है, एनी टाइप ऑफ कंपोजिशन दैट इज फॉर्मुलेटेड, दैट इज रिटन टू बी परफॉर्म्ड, जिसे परफॉर्म करने के लिए लिखा गया था, ये कंपोज किया गया था। नाउ अभी हम बात कर रहे हैं क्लोजेड ड्रामा की। क्लोजेड से आप लर्न करेंगे जो एंड कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है, जहां पे परफॉर्मेंस नहीं होती है, ये बिल्कुल ड्रामा के अगेंस्ट है या बिल्कुल अपोज है। इट इज इंटेंडेड बाय द ऑथर, ऑथर का इंटेंशन होता है टू बी रेड, कि ये ड्रामा पढ़ा जाए ना कि परफॉर्म किया जाए। जब ड्रामा पढ़ने के लिए लिखा जाए ना कि परफॉर्म करने के लिए, तो उसे क्लोजेड ड्रामा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कॉकनी स्कूल। द कॉकनी स्कूल refers to the group of cockney poets of 19th century। अगर आप कॉकनी पोएट्स के बारे में पढ़ेंगे तो कॉकनी पोएट्स का जो एक स्कूल था दैट्स कॉल्ड कॉकनी स्कूल। इट्स प्राइमरी टारगेट वाज ली हंट, इनका जो प्राइमरी टारगेट था वो ली हंट, बट इंक्लूडेड कीट्स एंड हैजलिट, और बाद में कीट्स और हैजलिट भी इसमें इंक्लूड हो गए। द टर्म वाज एन अटैक ऑन द क्लास बैकग्राउंड ऑफ द ऑथर एंड देयर एस्पिरेशंस टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ लिटरेचर। ये जो टर्म था ये एक प्रकार का अटैक था क्लास बैकग्राउंड पे, क्योंकि पहले क्लास होता था, इस क्लास के ऑथर है, ये इस पर्टिकुलर क्लास के विषय में लिखते हैं, तो ये जो क्लास का बैकग्राउंड था इसके प्रति एक प्रतिक्रिया थी, एक अटैक था टू द ऑथर्स एंड देयर एस्पिरेशन टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ लिटरेचर, दैट्स कॉल्ड कॉकनी स्कूल। नाउ तो इतना पढ़ने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अ सॉन्ग और हाइम ऑफ मॉर्निंग, ये मॉर्निंग का मतलब होता है शोक करना, कंपोज्ड और परफॉर्म्ड एज अ मेमोरियल टू अ डेड पर्सन। जब कभी किसी डेड पर्सन के मेमोरियल पर कोई मॉर्न करना यानी शोक करते हुए, विलाप करते हुए, दुख प्रकट करते हुए कोई सॉन्ग होता है, दैट्स कॉल्ड इलेजी। A quotation
एट द बिगनिंग ऑफ, कि इस तरह का कोई अगर कोटेशन है जो बिगनिंग में होता है, बिगनिंग ऑफ राइटिंग, बिगनिंग ऑफ राइटिंग यानी कि शुरुआत में जब लिखते हैं तो उसको बोलते हैं इपीग्राफ। इपीग्राफ आपका सबसे एंड जो है स्टार्टिंग में होता है। तो कोई भी कोटेशन यानी कि आप जब प्ले लिखते हैं तो प्ले लिखने के पहले ही एक कोटेशन होती है, यानी बिगनिंग ऑफ राइटिंग स्टार्टिंग में ही होती है, उस कोटेशन को पर्टिकुलर इपीग्राफ कहते हैं। ठीक है, इसको पर्टिकुलर इपीग्राफ कहते हैं। अच्छे से लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, A song or poem in honor or occasion of marriage is called। जब कभी शादी के ओकेजन पे कोई सॉन्ग या कोई पोएम जो गाई जाती है, दैट्स कॉल्ड इपिथेलियम। आप इसे बिल्कुल भी वेडिंग सॉन्ग मत समझिएगा। जिन बच्चों को नहीं लर्न होता है, नहीं उन्होंने पढ़ा होता है, उन्हें लगता है शायद वेडिंग सॉन्ग सही आंसर हो सकता है, बट ये आपके भ्रामक उत्तर है जो आपको भ्रमित करने के लिए दिए जाते हैं। राइट आंसर इज इपिथेलियम। इपिथेलियम अच्छे से लर्न कर लेंगे। ये एक प्रकार का सॉन्ग है जो कि मैरिज के ओकेजन पे गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, फ्री वर्स हैज अनदर नेम। फ्री वर्स, देखिए बेटा, फ्री वर्स जैसे आपने पढ़ा था ब्लैंक वर्स, तो वहां पे वर्सिफिकेशन कैसे करते हैं, वर्स होती नहीं है, यहाँ की राइम नहीं होती, अनराइम्ड होता है। एक बार अच्छे से इसको समझ लीजिए आप। यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ, जब हमने पढ़ा ब्लैंक वर्स, ठीक है, ब्लैंक वर्स, तो ये कैसा होता था, ये होता था अनराइम्ड। ठीक है, ब्लैंक वर्ड्स था यानी कोई वर्ड्स नहीं था, यानी राइम ही नहीं थी। तो जब राइम ही नहीं थी तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपका, ये हो गई आपका अनराइम्ड। अब यहाँ पे फ्री वर्ड्स है, यानी यहाँ पे वर्ड्स है लेकिन यहाँ पे किसी नियम से बंधा हुआ नहीं है, वो फ्री है, यानी कि वो किसी भी तरह से राइम उसमें हो सकती है, एक निश्चित राइम नहीं है कि ऐसे ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक प्रकार की लिबर्टी होती है पोइट को, और इस प्रकार की वर्ड्स की लिबर्टी को वर्ड्स लाइबर कहते हैं। तो आप इन दो वर्ड्स में बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो लिबर्टी है वर्ड्स की, वर्ड्स लाइबर, ये फ्री वर्ड्स है, यानी कि फ्री होकर के वर्सिफिकेशन पोइट करता है, बिल्कुल लिबर्टी होती है, दैट्स कॉल्ड वर्ड्स लाइबर। और ब्लैंक वर्ड्स होती है जहां पे वहां पे राइम होती ही नहीं है, तो वहां पे अनराइम्ड वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरर इन जजमेंट कॉज्ड बाय इग्नोरेंस और सडन वीकनेस इज कॉल्ड। देखिए ये आपका एक क्वेश्चन है कि जब कभी हमारा जजमेंट, हमारा बोले तो रीडर्स का, जो भी आप पर्सन प्ले को देख रहा होता है, अगर परफॉर्मेंस है तो देख रहा होता है या ऐसे प्ले को पढ़ रहा होता है, तो जजमेंट में जब एरर हो जाती है कास्ड बाय इग्नोरेंस और सडन वीकनेस, इग्नोरेंस की वजह से या सडन वीकनेस की वजह से, उस एरर ऑफ जजमेंट को हेमर्सिया कहते हैं। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे बच्चों। हेमर्सिया, ये क्वेश्चन आपका पेपर में बहुत पूछा जाता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पर्टिकुलरली इन टीजीटी एग्जाम्स। हेमर्सिया अलग से भी पूछते हैं और क्वेश्चन करके भी, तो आप समझ लीजिए हेमर्सिया इज अ टाइप ऑफ एरर, हेमर्सिया इज अ टाइप ऑफ एरर इन जजमेंट caused by ignorance or caused by sudden weakness। तो ये थी आपकी आज की क्लास। आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, और आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।